लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्यमहेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। आप सभी का, सभी अध्येताओं का श्रीनिवास प्राज्ञ परिषद श्रीनिवास आश्रम के इस पटल पर स्वागत है। अभी तक हमने लघु सिद्धांत कौमुदी के अध्ययन के क्रम में संज्ञा प्रकरण, जो पहला प्रकरण है, वो समाप्त किया और उसके कुछ प्रश्नावली हमने बना के पिछली कक्षा में दिए थे और मुझे बहुत संतोष है कि लगभग सभी प्रश्न आप सभी ने समुचित उत्तर दिए और कुछ एक दो चार जगह थोड़ा सा प्रश्न समझने में हो सकता है, तो वो विषय नहीं उपस्थित हो चुका था, लेकिन कुछ एक दो अध्येताओं ने आजकल की जो प्रविधि है ना एआई, तो एआई प्रविधि के माध्यम से उत्तर इस प्रकार दिया कि जो उत्तर ही नहीं बन पा रहा था। बहुत प्रश्न ऐसे थे, महानुभाव ने 50 प्रश्न में से लगभग सभी के सभी उत्तर एआई से किए थे और अगर चैट जीपीटी से यदि इस तरह के उत्तर लिखेंगे तो वो सही उत्तर नहीं आ पाएगा। तो इस प्रकार से तो आप ऐसा प्रयास न करें, स्वयं जिज्ञासा भाव से प्रश्न जो अगर गलत है या सही नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, यह मुझे नहीं आता है, तो मुझे यह ज्ञान हो जाएगा कि इस विषय को अभी और अच्छी तरह से समझाने की ज़रूरत है। और कॉपी निरीक्षण के दौरान मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि बहुत लोगों ने अच्छी तरीके से संज्ञा प्रकरण इत्यादि, कुछ पंच संधि षडलिंग इत्यादि प्रकरण पहले से अध्ययन किए हुए हैं, तो ये भी अच्छा विषय है, पुनः अध्ययन करें। कई लोग, ऐसा लग रहा था कई लोग प्रथम बार अध्ययन कर रहे हैं, तो समग्र रूप से विभिन्न प्रकार के अध्येता हमारी कक्षा में उपस्थित हैं। सबको एक साथ लेकर चलना तो फिर भी कठिन रहेगा, लेकिन प्रयास करेंगे यथामति यथाशक्ति, जैसा इस दास के साथ हो सकेगा। अब आज चलिए दूसरे प्रकरण में, जिसे कहते हैं हम अच संधि। कौन सा प्रकरण? अच संधि। अच संधि प्रकरण है और यह प्रकरण है संधि का। संधि प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी में 3 ही संधि के प्रकरण हैं, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। संधि का तात्पर्य होता है जोड़, कहीं भी संधि का तात्पर्य रहेगा जोड़ अर्थ। लोक में भी संधि शब्द का अर्थ है जोड़। अब यहाँ व्याकरण शास्त्र में दो शब्दों का जोड़, अच्छा, दो शब्दों में बहुत सारे वर्ण हैं, किन में जोड़ हो? तो जब भी जोड़ जो शब्द है ना, जोड़ शब्द से हमेशा यह अर्थ प्रतीत होता है कि कोई दो वस्तुएं हैं। जैसे जोड़ कहने से ऐसा दो अर्थ स्वयं स्पष्ट होता है। जैसे दो बैल हैं तो दो बैल का एक जोड़, युग्म जो अर्थ है वह जोड़ का उसमें आता है, युगल। तो युगल जो अर्थ है, संधि का दूसरा शब्द योग, पर्यायवाची, और उसी से युगल बना है, उसी धातु से। तो युगल का हम लोग क्या अर्थ लेते हैं? दो। तो उस प्रकार संधि का भी दो वस्तुओं का, दो वर्णों का, दो शब्दों का, दो पदों का, दो वाक्यों का, दो समूहों का, ऐसा संधि। लेकिन यहाँ पे दो शब्दों की संधि हो रही है, उसमें जो प्रथम पहली बार उच्चारण होता है उसको बोलते हैं हम, जो दो शब्द में जो पहला शब्द है उसको बोलते हैं पूर्व शब्द।
है ना। और जो दूसरा शब्द है वह पर शब्द है ना। पूर्व और उत्तर भी बोल सकते हैं और पूर्व और पर भी बोल सकते हैं। उत्तर और पर एक ही वाची है और पूर्व है ना। तो पूर्व के शब्द और जो पर का शब्द है उनमें संधि होगी। अच्छा, पूर्व और पर में क्या, तो पूर्व और पर में भी पूर्व के अंत में अंत का जो वर्ण है, जो पर का जो आदि का वर्ण है, उनमें संधि होगी। पूर्व और पर के शब्दों में संधि होगी, ये मोटा मोटी अर्थ है ना। लेकिन अगर हम इसको और स्पष्ट करेंगे तो पूर्व का अंतिम वर्ण, पूर्व का अंतिम वर्ण और पर का आदि वर्ण में संधि होगी, है ना। इस प्रकार से ये यानी पूर्व का अंतिम वर्ण, जो पूर्व में जो शब्द विद्यमान है उसका अंतिम वर्ण, और जो पर में जो शब्द है उसका आदि वर्ण में संधि होगी। तो ये क्या वर्ण होंगे, अगर अच अच होंगे तो अचों की संधि, हल हल होंगे, पूर्व में भी पूर्व का अंतिम वर्ण और पर का आदि वर्ण हल हल होगा तो हलों की संधि, ठीक है। कई जगह अच और हल, एक तरफ अच एक तरफ हल, ऐसा भी होता है। तो सभी का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इस प्रकरण में हम दोनों तरफ, यानी पूर्व का जो अंतिम वर्ण है वो भी अच और जो पर का जो आदि वर्ण है वो भी अच। तो इस प्रकार हम अचों की संधि करेंगे। तो अचों की संधि के जो प्रकरण को हम क्या कहते हैं, अच संधि। ये अच संधि प्रकरण आ जाता है। तो संधि विषय भी हमने जाना, अच संधि को भी हमने जाना। उसके बाद संधि के लिए जो मुख्य जो अवयव है ना, जो साधन है संधि करने के लिए, जो पृष्ठभूमि चाहिए वो दो शब्दों की चाहिए। तो हमें पूर्व और पर शब्द का और पूर्व और शब्द के जो वर्ण हैं अच हल, उनके विषय में भी हमने जाना, ठीक है ना। अब इसके बाद संधि करने के लिए विशेष सूत्रों की आवश्यकता होती है। संधि करने के लिए सूत्रों की आवश्यकता होती है। बिना सूत्र के संधि नहीं होगी। तो सूत्र को हम बोलते हैं शास्त्र। व्याकरण में सूत्र और वार्तिक को क्या कहेंगे, शास्त्र। ऐसा नहीं कि हर जगह सूत्र ही बोला जाए, कई जगह मूल में भी और व्याख्यान में भी जो सूत्र है वह सूत्र को जो सूत्र को हम क्या कहेंगे, शास्त्र। वार्तिक को भी हम शास्त्र के रूप में कहेंगे। अच्छा, तो यह जो विधान करने वाला जो सूत्र है, संधि विधान करने वाला सूत्र हमेशा विधि सूत्र होगा, है ना। संज्ञा सूत्र संधि का विधान नहीं कर सकता, अतिदेश सूत्र संधि का विधान नहीं करेगा, अधिकार सूत्र संधि का विधान नहीं करेगा, नियम सूत्र संधि का विधान नहीं करेगा। सूत्र का संधि का विधान करने के लिए जो संधि विधायक सूत्र है वह मात्र विधि सूत्र ही है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे विधि सूत्र, और ये जो विधि सूत्र है विभिन्न प्रकार के हैं। तो यहाँ पे विभिन्न संधि विधायक सूत्र है, विभिन्न संधियां हैं। तो विभिन्न संधियां, हर संधि के अपने अपने विधायक सूत्र हैं। कई जगह एक ही संधि के कई सूत्र भी विधायक सूत्र हो सकते हैं। संधि एक ही है लेकिन संधि विधायक सूत्र बहुत भी हो सकते हैं। मान लीजिए एक जगह यण संधि है तो अथवा वृद्धि संधि है, तो वृद्धि संधि के लिए एक ही सूत्र नहीं, वृद्धि संधि के लिए कई सूत्र भी हो सकते हैं विधान करने वाले। और उससे पहले हमने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा परः सन्निकर्षः संहिताम। संधि के लिए अत्यंत समीपता होने की आवश्यकता है, इसलिए वर्णों की अत्यंत सन्निधि को संहिता कहते हैं। संहिता का अधिकार है। जितने भी सूत्र हम पढ़ेंगे, जितने भी शास्त्र पढ़ेंगे, जितने भी वार्तिक आएंगे, ये सब संधि विधान करने वाले सभी सूत्र शास्त्र संहितायाम इस सूत्र के अधिकार में हैं। ठीक है, यह विषय। तो अब हम पहला सूत्र उपस्थित करते हैं जो यण संधि करने वाला है। उसको यण विधायकम संधि सूत्रम, यण विधायकम संधि सूत्रम, क्षमा करें, यण विधायकम विधि सूत्रम, यण विधायकम विधि सूत्रम।
तो उसको दूसरे और भी बोल सकते हैं, यणादेश विधायकम विधि सूत्रम, यणादेश विधायकम विधि सूत्रम, यानी यण का आदेश करने वाला विधि सूत्र। तो सूत्र है इको यणचि। क्या सूत्र है? प्रथम संधि प्रकरण का लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रथम सूत्र है इको यणचि। इको यणचि यह है यण संधि विधायकम अथवा यणादेश विधायकम विधि सूत्रम। 3 पद हैं। अस्मिन् सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति। इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम, यण इति प्रथमान्तं, अचि इति सप्तम्यन्तं। कानि त्रीणि पदानि? इकः इति षष्ठ्यन्तं पदं वर्तते, यण इति प्रथमान्तं पदं वर्तते, अचि इति सप्तम्यन्तं पदं वर्तते। त्रीणि पदानि सन्ति। त्रिपदात्मकं सूत्रम अनेक पदमित्तम सूत्रम। कुछ भी व्यवहार कर सकते हैं। पदच्छेद हमने जाना, और इसमें समास कहीं नहीं है। तीनों पद में कहीं समास नहीं है। समास जहाँ होगा जहाँ 2 शब्द मिला के कोई एक सब पद बनाएगा, जो तीसरा शब्द बनाया जाएगा उसे समस्त पद, वहाँ समास होती है। तो इकह यण एक, तो इकह में इक शब्द का षष्ठ्यंत है ना, इकह षष्ठ्यंतम, यण प्रथमांतम, अचि सप्तम्यंतम, यह पदच्छेद हुआ। तो इकह जो षष्ठ्यंत है वह इक शब्द का, इकौ इकह इकम इकौ इकह इका बी इके, तो इक शब्द का षष्ठी एक वचन में इकह बनता है। यण प्रथमांत है, यण यणौ यण, यण प्रथमा व्यक्ति एक वचन। अचि सप्तम्यंत, अचौ अचा अचम अचौ अचा अचा अजभ्याम अजभी अचे अजभ्याम अजभ्या, इस प्रकार सप्तमी विभक्ति के एक वचन में अचि बनता है। अब हमको यह समझना पड़ेगा, पहले सूत्रार्थ कर लेते हैं सामान्य रूप से, फिर इसमें और विशेष विषय है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। तो अब अनुवृत्ति भी किसी पद का नहीं है, तो इसीलिए अधिकार के रूप में संहितायाम सूत्र का अधिकार है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो सूत्र में अणवृत्ति लिखी है, इका स्थाने यण दचि संहितायाम विषय। इक के स्थान पर यण आदेश होता है, अच के परे रहते सामान्य संहिता के विषय में, यह सामान्य अर्थ है ना। इक के स्थान पर यण आदेश होता है। अब आप एक बात देखिए, इको यणचि में सूत्र में तो इको लिखा है, इको, लेकिन वृत्ति में इकाह लिखा है। क्यों? वो संधि के कारण हो गया है ना। ये जब हम संधि प्रकरण पढ़ लेंगे फिर हमें भी ज्ञान हो जाएगा कि वहां इको क्यों है और यहाँ पे इकाह क्यों है दोनों एक ही पद, इकाह ही है, ठीक है ना। संधि होकर वहां पे इको बन गया, वो आगे स्पष्ट होगा। तो अर्थ क्या हुआ? अभी इक के स्थान पर यण आदेश होता है, अच के परे रहते, यह हमने सामान्य अर्थ हमने यहाँ जाना। अच्छा, एक और विषय इसमें क्या है देखिए, जो मैं बताना चाह रहा था कि प्रत्येक सूत्र में, अब हम इस सूत्र को और अच्छी तरह से स्पष्ट करेंगे। जो सूत्र का जो अर्थ है ना, इतना ही काफी नहीं है, हम इस सूत्र को और भी स्पष्ट करेंगे, लेकिन कुछ पदों को जानना सबसे पहले जरूरी है, कुछ शब्दावली को, है ना। जो पारिभाषिक शब्द हैं व्याकरण शास्त्र के, उनको समझना बहुत जरूरी है। फिर हम इस सूत्र के विशिष्ट अर्थ को समझेंगे सरलता से। अभी तो इतना ही सरल अर्थ है, सभी लोग उच्चारण करिए अर्थ अपने आप मन में। सामान्यतः इक के स्थान पर यण आदेश होता है, अच के परे रहते हैं, और संहिता के विषय में। यहाँ इक यण अच ये प्रत्याहार है। इक यण अच ये क्या है? प्रत्याहार है, यानी कि एक भी प्रत्याहार है, यण भी प्रत्याहार है और अच भी प्रत्याहार है, ठीक है ना। और प्रत्याहार की सिद्धि हमने पहले संज्ञा प्रकरण में पढ़ चुके हैं। एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई उ रिल री, ये सब आपने जाना। 4 वर्ण आते हैं, ई उ रिल री, 4 वर्ण। और यण में भी 4 आते हैं, य व र ल। इक में 4 वर्ण, यण में 4 वर्ण, य व र ल। और अच में कई सारे 8 या 9 कितने हैं? अ ई उ रिल री ए ओ आई औ 9 वर्ण हैं। अच में 9 वर्ण। इक के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, अच में भी 4 वर्ण आते हैं, और क्षमा करें, इक में 4 वर्ण, यण में 4 वर्ण और अच में 9 वर्ण। अब एक और बात कि हमें इकाह की क्या प्रकृति, इका कौन सा पद है, यण कौन सा पद है, और ये जानना जरूरी है। प्रायतया सूत्र में जो षष्ठ्यंत पद होता है
उसे हम बोलते हैं स्थानीय विधि सूत्रों में। अभी इको एनर्जी या विधि सूत्र, तो मैं विधि सूत्र के विषय बात कर रहा हूँ, एक बार ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इको एनर्जी जो सूत्र है ये विधि सूत्र है। विधि सूत्रों में प्रायः जो षष्ठ्यंत पद है, सूत्र में शास्त्र में जो षष्ठ्यंत पद है उसको हम बोलते हैं स्थानीय। क्या बोलते हैं? स्थानीय। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सूत्र आता है, परिभाषा प्रकरण का आता है, षष्ठी स्थाने योगा, एक सूत्र आता है। तो उससे जो भी षष्ठ्यंत पद है वो स्थान अर्थ में आता है, यानी कि इकाह पद षष्ठ्यंत है तो इक्के स्थान पर ऐसा अर्थ किया जाता है। इकाह षष्ठ्यंत पद होने से पाणिनि जी ने इकाह को षष्ठ्यंत पद स्थापित किया। को षष्ठ्यंत पद रखने से, इको षष्ठ्यंत पद रखने से क्या हो गया अब कि इकाह यह इकाह यह पद षष्ठ्यंत है। षष्ठ्यंत होने से क्या अर्थ लिया जाएगा? इक्के स्थान पर, ठीक है। और जो षष्ठ्यंत है, जो स्थानीय है, क्या जो षष्ठ्यंत है वही स्थानीय है। नियम देखिए, इस विषय को दिमाग में रख लीजिए। जो षष्ठ्यंत है वही स्थानीय है, और जो स्थानीय है उसी को हम कहते हैं उद्देश्य पद। क्या पद? उद्देश्य पद, ठीक है ना। जो फिर से दिमाग में घुमाइए इस विषय को। जो उद्देश्य है वही क्षमा करें, जो षष्ठ्यंत पद है सूत्र में वही स्थानीय है और वही उद्देश्य पद। स्थानीय का अर्थ जिसके स्थान पर कार्य होना है कि नहीं। तो यह हमने जाना, उद्देश्य पद जाना। उद्देश्य क्या है? स्थानीय। स्थानीय क्या है? षष्ठ्यंत पद। षष्ठ्यंत पद क्या है? स्थानीय। स्थानीय क्या है? उद्देश्य। अब आगे विधेय पद जानते हैं। तो यहाँ पे इकाह जो पद है वह उद्देश्य पद है, विधेय इकाह जो पद है वो विधेय है, इकाह पद षष्ठ्यंत है। इकाह पद षष्ठ्यंत है, इकाह पद क्षमा करें, इकाह पद षष्ठ्यंत है, इकाह पद स्थानीय है और इकाह पद उद्देश्य है। कई बार अब ध्यान, मेरा भी ध्यान बट रहा है, क्षमा करिएगा। और आगे हम पहुंचते हैं यण पद में। तो यण पद प्रथमांत पद है, प्रथमा विभक्ति। जो भी सूत्र में विधि सूत्रों की बात चल रही है, तो विधि सूत्र में जो भी प्रथमांत पद है वह स्थानीय होता है, ठीक है ना। जो आगम आदेश इत्यादि जो भी विधान करेंगे, क्या आगम आदेश जो भी विधान करेंगे, तो यहाँ यण आदेश कर रहे हैं, कहीं आगम करेंगे, कहीं और कार्य करेंगे, जो भी विधान करेंगे है ना, जो भी आदेश करेंगे, जो भी विधान करेंगे वह प्रथमांत पद रहेगा। यह नियम बांटे। जो भी आदेश या विधि आगम करेंगे वह हमेशा प्रथमांत पद रहेगा। कौन सा पद रहेगा? प्रथमांत पद। इसलिए प्रथमांत पद को हम आदेश भी कहते हैं, आदेश पद। और जो आदेश पद है वही विधेय पद है। जो प्रथमांत वही आदेश, जो आदेश वही विधेय, है ना। जो प्रथमांत पद वही आदेश पद, जो आदेश पद वही विधेय पद। तो यहाँ इको यण सूत्र में विधेय पद कौन है? यण। क्या है? यण। अब हम पहुंचते हैं निमित्त। देखिए, निमित्त दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्व निमित्त, एक पर निमित्त। एक पूर्व निमित्त और एक पर निमित्त। निमित्त दो प्रकार के, पूर्व निमित्त और पर निमित्त। हमेशा सूत्र में जो पंचमिंत पद होता है उसको हम पूर्व निमित्त कहते हैं। फिर से विचार करिए, सूत्र में जो पंचमिंत पद है प्रायः उसको हम पूर्व निमित्त से व्यवहार करते हैं, है ना। यानी कि पूर्व में होने वाला निमित्त, यानी जो उद्देश्य है, उद्देश्य के स्थान पर विधेय होगा। उद्देश्य के स्थान पर विधेय होगा, लेकिन जिस उद्देश्य के स्थान पर विधेय है उससे एक वर्ण जो पूर्ववर्ती वर्ण है उसको हम बोलेंगे पंचमिंत, वही पंचमिंत पद होगा, ठीक है। उसको बोलेंगे पूर्व निमित्त, है ना। पहचान निमित्त का हम पहचान भी कर सकते हैं, यानी कि उद्देश्य पद का पहचान करने वाला, कराने वाला है।
उद्देश्य जो वर्ण है, उद्देश्य वर्ण के उद्देश्य भूत जो वर्ण है उसके पूर्ववर्ती और जो परवर्ती, इसे मान लीजिए राम शब्द है, राम में आ के स्थान पर कोई आदेश करना है मान लीजिए। अब मान आ उद्देश्य है, उद्देश्य भूत वर्ण है, तो आ से जो पूर्ववर्ती वर्ण है र रे, वह उसको बताने वाला सूत्र में पंचपद रहेगा। अब इसको बोर्ड के माध्यम से भी हम स्पष्ट करेंगे। तो पंचम सबको ध्वनि आ रही होगी, ध्वनि नहीं आ रही तो मैसेज जरूर करिएगा। उसको सूत्र में पंचपद पद से व्यवहार करेंगे, है ना, रेफ को रा को, है ना। तो पूर्व निमित्त वो पंचबंध पद रहेगा, और जो पर निमित्त का मतलब पर में, उद्देश्य के पर में विद्यमान होने वाला, उद्देश्य के पर में। सूत्र में जो भी सप्तम्यंत पद है, सूत्र में सप्तम्यंत पद है वो हमेशा उद्देश्य के पर में होगा। क्या वर्ण, ये वर्ण की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। सूत्र में जो भी सप्तम्यंत पद यदि वर्ण का वाचक है, वर्ण का वाचक है, तो वह हमेशा उद्देश्य के, यानी जिसके स्थान पर आदेश हो रहा है उसके पर में विद्यमान होगा, इसलिए पर सप्तमी, पर निमित्त, ठीक है। और जो उद्देश्य के पूर्व में विद्यमान होने वाला उसे पूर्व निमित्त, वह पंचबंध पद से बोला जाएगा, और जो पर निमित्त है उसे सप्तम्यंत पद से बोला जाएगा। तो यहाँ जो अची है वो सप्तम्यंत है, इसलिए यह निमित्त है। कैसा निमित्त है? पर निमित्त। अच्छा, इतना ही नहीं, सूत्र में जो सप्तम्यंत पद है वो विभिन्न अर्थों को, विभिन्न प्रयोजन के लिए, तो जैसे विषय सप्तमी होती है, पर सप्तमी होती है, निमित्त सप्तमी होती है, ये विषय तत्त स्थानों पर विचार किया जाएगा अच्छी तरह से। अभी आप यही समझिए कि यहाँ जो निमित्त है वह पर सप्तमी है, और यह पर निमित्त भी कह लीजिए, अचि पद उसका वाचक है, ठीक है। पर निमित्त का वाचक पद यहाँ अचि सूत्र में इको यणचि। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, जो इकः यह षष्ठ्यंत पद उद्देश्य, और यण यह प्रथमांत पद विधेय आदेश, और अचि यह सप्तम्यंत पद निमित्त। तो उद्देश्य, विधेय, निमित्त, हम इन तीन पदों के विषय में जाने। तो इस प्रकार हमारा अर्थ, सूत्र का अर्थ बनेगा कि के स्थान पर यण आदेश होता है, अच के परे रहते, ठीक है ना। इस सूत्र को थोड़ा स्पष्ट रूप से हम बताएंगे। आज थोड़ा समय का अभाव था, जिसमें पीडीएफ में भेज नहीं पाया, 2 ही पेज भेज पाया, है ना। जो आज का पाठ्य विषय है वो कल इसलिए थोड़ा रखा है कि इसको अच्छी तरह से भी समझा जाए। और अब देखिए, इसको थोड़ा यहाँ बोर्ड के माध्यम से भी थोड़ा इसको समझते हैं। ये तो आज हमने कक्षा में जो मैंने पीडीएफ भेजी थी, है ना, संधि क्या होता है, संधि के विषय में स्पष्ट किया है। अच संधि, पूर्व और पर के विषय में बताया है। कितने प्रकार की संधियां, यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, लघु कौमुदी में जो बताई गई है, लघु कौमुदी के अच संधि प्रकरण में जो संधि बताई गई है वो लिखा है ना। यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, है ना, और पर रूप संधि, सवर्ण दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि और प्रतिभाव संधि, यहाँ इतनी संधि यहाँ बताई गई हैं। फिर संहिता का अधिकार, ये सूत्र का पदच्छेद इत्यादि विषय यहाँ स्पष्ट किया गया है। उद्देश्य, विधेय, निमित्त क्या पद कहते हैं इसको, और इसके अनुसार सूत्र को घटाया गया है। सूत्रार्थ विवरण में उद्देश्य, विधेय पद, और सूत्र में क्या, सूत्र में कौन से उद्देश्य और विधेय और निमित्त हैं, उनको यहाँ आवाज आ रही है सभी को, है ना। सूत्र में और बड़ा सूत्र में कौन से उद्देश्य विधेय, उनको यहाँ, फिर यहाँ विशेष रूप में ये सब व्यवस्थित रूप से किया गया। और एक बात जो मैं बताना चाह रहा था कि इसको मैं भी व्हाइट बोर्ड में समझ रहा हूँ, ठीक है। उदाहरण शुद्धि उपास्य मैंने दिया गया। अब देखिए, अब हम पहुंचते हैं मूल में, यही पढ़ रहे थे, है ना। इको यणचि एक स्थाने यण स्यादचि संहितायाम विषय
सुदी उपास्य इति स्थिते, इतना ही। अब इसको हम बोर्ड में देखें कैसे करते हैं। यह मूल के पंक्ति जो पुस्तक आपके पास होगा। अब देखिए सब लोग, जो मैं इकहा पहला पद, दूसरा पद यण पद और तीसरा पद अचि, यही सूत्र भी विधि बताए गए। इकहा षष्ठी विभक्ति एक वचन, यण प्रथमा विभक्ति एक वचन, अचि सप्तमी विभक्ति एक वचन। यह इकहा षष्ठ्यंत होने से क्या हो गया, यह स्थानीय बन गया, ठीक। और वह स्थानीय बने से इसको हम बोलेंगे उद्देश्य, ठीक है ना। तो इस, और यण क्या है, प्रथमांत, इसलिए क्या है आदेश, इसको हम बोलेंगे विधेय, ठीक है। और यह निमित्त है, ठीक है ना। उद्देश्य विधेय निमित्त, हमें तीन यही जानना था। तो यह हमने सूत्र में, इको यंत्र सूत्र में उद्देश्य पद कौन सा, प्रत्येक जितने भी, अच्छा ये केवल विधि सूत्र, संज्ञा सूत्र में भी होता है। जो संज्ञा सूत्र हमने पढ़ा हलंत्यम, और भी जो भी जितने भी सूत्र पढ़े हैं सब में हमें क्या रहेगा, उद्देश्य विधेय पद सब में रहेंगे। जो संज्ञी होगा, जिसकी संज्ञा कर रहे हैं वह उद्देश्य, और जो संज्ञा वह विधेय। दोनों प्रथमांत पद हैं, दोनों प्रथमांत पद हैं, लेकिन दोनों प्रथमांत पद होने से भी ये नियम नहीं, इसलिए मैं बारंबार कह रहा हूं जो षष्ठ्यंत है वही उद्देश्य है। केवल विधि सूत्रों की मैं चर्चा कर रहा हूं, केवल विधि सूत्रों में यह विषय आएगा, ठीक है ना। जरा ये निकल गया है, केवल संज्ञा सूत्र, केवल विधि सूत्र में ही ऐसा रहता है, बाकी अन्य अन्य सूत्र में ये विषय बदलता रहता है। जो षष्ठ्यंत ही उद्देश्य होगा, जो मैंने कहा, वो बदलता रहेगा। तो अब इसके अर्थ पर जाते हैं थोड़ा विषय। तो इसका अर्थ क्या कहेंगे हम, इक्के स्थान पर, है ना। इसका हम अर्थ क्या करेंगे, इक्के स्थान पर। अब यहां क्या अर्थ करेंगे, यण आदेश होता है, यण आदेश होता है, और यह अचि अच के परे रहते। और हमने संहितायाम का अधिकार तो संहिता के विषय में, इक्के स्थान पर यण आदेश होता है, अच के परे रहते। यदि दिख रहा है स्पष्ट रूप से, इक के स्थान पर यह आदेश होता है, अच के परे, सामान्य हम जान। अब इसमें एक बहुत विशेष बात समझने की जरूरत है, जो हमने अणुदित सवर्णस्य चाप प्रत्यय सूत्र में पढ़ा था। हमने वहां अविधीयमान अण पढ़ा था। क्या पढ़ा, अविधीयमान अण, अप्रत्यय पढ़ा, विधीयते इति प्रत्यय, ये सब विषय पढ़े। उसका प्रयोग यहां देखिए जरा, है ना। अब आप देखिए यहां विधान क्या हो रहा है, यण। तो यण तो क्या हो गया, यण विधान हो रहा है, तो इसका मतलब, क्षमा करें एक मिनट, हम यहां पे यण विधान कर रहे हैं, तो यह हो गया विधीयमान। क्या हो गया, विधीयमान। और अविधीयमान क्या है, ये, यानी कि इस सूत्र में विधीयमान जो विषय है वह है यण, और जो अविधीयमान है वह है इक और अच। समझ रहे हैं, इक और अच। और जो अविधीयमान अण, जो अण प्रत्यार में, तीनों चीज आते हैं। देखिए इसी बहुत सारे ऐसे कारण है ना कि इको यण को सबसे पहले यण संधि के रूप में स्थापित रखा। गुण देखिए, अष्टाध्यायी पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहला सूत्र आता है वृद्धि राधेय, पाणि जी ने।
हाँ, वृद्धि शब्द मंगल का द्योतक है, विभिन्न वहां पे तर्क हैं वृद्धि आदेश क्यों रखा। फिर दूसरी रखा हमने गुण, है ना, लेकिन गुण और वृद्धि को पहले नहीं बताया, है ना, यहां पे यण बताया, ठीक है ना। तो यण का और भी ये सब मेरे हिसाब से ऐसा तात्पर्य लगता है कि जो जस्ट पहले यहां जो हमने बताया कि, है ना, हाँ, तो यहाँ थोड़ा घटित होता होगा, घटित तो सारे ही होते हैं लेकिन सामान्य रूप से। तो यण जो है यह भी अण के अंतर्गत आता है, और यह इक और अच भी, ये भी अण के अंदर आते हैं, ठीक है, दोनों अण के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यह जो अण है यह विद्यमान है, अपने सवर्णों का ग्राहक नहीं करेगा। सवर्ण ग्रहण, सवर्ण ग्राहक नहीं होगा, सवर्ण ग्राहक, लेकिन ये इक और अच ये सवर्ण ग्राहक होंगे, यह विशेषण है ना। यानी कि यण सवर्ण ग्राहक नहीं करेगा। अच्छा, यण के सवर्ण ग्राहक कौन है? य के य, व के व, ल के ल। अगर यह सूत्र नहीं होता, मान लीजिए, और इस सूत्र में यदि अण नहीं कहते, है ना, क्या नाम है, अविधीयमान नहीं शब्द नहीं आता, और यदि सवर्ण से चाप प्रत्यय में यदि अप्रत्यय शब्द नहीं होता, क्या अप्रत्यय शब्द नहीं होता, तो क्या होता, जब यण आदेश कर रहा है ना, केवल यण से य व र ल नहीं, अभी तो य से य व और व ल ल और र, सारी चीजें हो जाते हैं, ठीक है ना। य व र ल में 4 आते हैं, यहाँ कई सारे आ जाते हैं। लेकिन अविधीयमान इक और अच होने से केवल इक में, अब देखिए इस पेश को थोड़ा सा और अच्छी तरह समझते हैं। इसीलिए इक में जो ई आता है पहला अक्षर, उ आता है, री आता है, री आता है, ये 18 प्रकार के इक का ग्रहण करेगा, है ना। उ 18 प्रकार के करेगा, री 18 प्रकार करेगा, और री 12 प्रकार के करेगा, सभी अपने सवर्णों का ग्रहण कराएगा, और ये दोनों मिला के 30 का ग्रहण करेंगे, ठीक है ना। तो ये सवर्णों का ग्रहण कराएंगे, जब सवर्णों का ग्रहण कराएंगे तो यानी कि रस्व भेद भी आएंगे, दीर्घ भेद भी आएंगे, प्लुत भेद भी आएंगे, सभी भेद आएंगे, है ना। उदात, अनुदात, स्वरित, अनुनासिक, अनुनासिक, सारे भेदों का ग्रहण क्या रहेगा, यहाँ पे ई के स्थान पर रहेगा। यानी जो इक और अच जितने भी दो यहाँ दिए गए हैं पद, ये अपने सभी, यानी कि केवल अगर मान लीजिए अगर ऐसा होता केवल रस्व ई का ही ग्रहण होता, जो आगे उदाहरण है सुधीधन उपास्य, सुधीधन उपास्य, सुधीधन उपास्य में यहां पे अगर ये ग्रहण नहीं कराता, ई कहने से अपने 18 प्रकार के भेदों का ग्रहण नहीं कराता, तो यहाँ पे सुधीधन उपास्य में ये ई को सूत्र नहीं लग पाता। क्यों? यहाँ दीर्घिकार है, देखिए दीर्घिकार है, इसलिए हम यही कहेंगे कि यण विधीयमान होने से और इक और अच अविधीयमान होने से, है ना, यण अपने सवर्णों का ग्रहण नहीं कराएगा, और इक और अच ये दो पद अपने सवर्णों ग्रहण कराएंगे यहाँ पे। इसलिए अ कहने से आ का भी ग्रहण होगा, ई कहने से ई का ग्रहण होगा, उ कहने से उ का भी ग्रहण होगा। अब मेरे हिसाब से आज आप लोग समझ पाए होंगे कि अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय का प्रैक्टिकल हो गया आज, है ना। अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय का प्रैक्टिकल हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा यहाँ पहला उदाहरण है वह है शुद्ध्युपास्य, शुद्ध्युपास्य, है ना। इसमें कितने अक्षर देखिए, स, उ, द, ध, य, उ, प, आ, स, य, अ और विसर्ग। कितने हैं?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखिए 12 वर्ण हैं इसमें। कितने वर्ण हैं? 12 वर्ण हैं। शुद्धोपास्य यह सिद्ध है, इसे कहते हैं सिद्ध शब्द। जो सिद्धांत कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, जो सिद्ध अर्थ है ना, वो यही है, सिद्ध शब्द है। शुद्धोपास्य विसर्ग, क्षमा करें, है ना। लेकिन हमारे पास शुद्धोपास्य का अर्थ है भगवान नारायण, भगवान विष्णु को शुद्धोपास्य कहा गया है। क्यों? इसका अर्थ जो विग्रह दिखाते हैं, सूदिभिः उपास्य, सूदिभिः उपास्य। सूदिभिः मतलब यानी कि विद्वान, सूदी शब्द का अर्थ है विद्वान, विद्वानों के द्वारा, है ना, उपासनीय अथवा उपासना के योग्य, है ना। तो शुद्धोपास्य यह भगवान नारायण, भगवान विष्णु का ऐसा कहते हैं। सभियों के लिए जो भी भगवान हैं उन सब का विशेषण शुद्धोपास्य बन सकता है। तो अब सुधि उपास्य में जो समास होता है ना, इन दोनों शब्दों में, ये एक सुधि उपास्य एक शब्द पूर्व शब्द और उपास्य पर शब्द, इनमें जब समास होता है तो समास की प्रक्रिया चल रही है। सुधि उपास्य में क्या चल रही है? समास की प्रक्रिया चल रही है। और इसी प्रक्रिया में आगे जाने के बाद एक स्थिति बनती है ऐसे सुधि धन उपास्य। जब सुधि उपास्य को जब हम समास करते हैं तो समास करने की स्थिति में ही आगे जाके क्या स्थिति रहती है हमारे पास? सुधि धन उपास्य। और यहीं से हम पढ़ेंगे, आज जो सिद्धि कर रहे हैं। इको यणचि सूत्र की जो प्रवृत्ति स्थल है, क्या? इको यणचि की जो प्रवृत्ति स्थल है वह सुधि उपास्य है। क्या है? सुधि उपास्य है इस स्थल पर, है ना। ये अलग अलग सीढ़ी है ना, एक स्टेप, 1 2 3 4 5, बीच में बहुत विभिन्न स्थल हैं। वो तो समास जब पढ़ेंगे तब ज्ञान होगा कौन कितने स्थल बीच में आ गए, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास ये वाला स्थल है सुधि धन उपास्य। तो हम इसी को हम आगे लेके चलते हैं, ठीक है ना। सबको स्पष्ट हो गया होगा। जो विषय स्पष्ट नहीं हो रहा आप व्हाट्सएप करिएगा या मैसेज कर दीजिएगा, आ जाएगा। अब देखिए, अब हम इसको सबसे ऊपर लिखते हैं, है ना, सुधि धन। अब संहिता का अधिकार है, संहिता का विषय है किस सूत्र से? परः सन्निकर्षा संहिता, है ना। संहिता का कि सुधि यहाँ है, उपास्य भी यहीं पे, सुधि यहाँ, उपास्य यहाँ, ऐसा भी नहीं है। या मैंने अभी सुधि बोला, फिर आपसे चर्चा किया, तो फिर थोड़ी देर बाद उपास्य बोला, ऐसा भी नहीं है ना। यानी कि लिखने में, बोलने में, पढ़ने में सब प्रकार से वर्णों की अत्यंत सन्निधि है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए संहिता का अधिकार। अब संहिता भी समझ गए सब लोग अच्छी तरह से। अब यहाँ पे सूत्र प्रवृत्त होता है, इक के स्थान पर यण आदेश होता है, अच के परे रहते। इको यण से सूत्र प्रवृत्त हुआ, है ना। इक के स्थान पर यण आदेश होता है, अच के परे रहते, ठीक। तो यहाँ पे हमने विचार किया इक के स्थान पर यण हो, अच के परे रहते। तो सबसे पहले इक पद पर विचार किया कि सुधि धन उपास्य में इक कहाँ है, ठीक है ना। सुधि धन उपास्य में इक कहाँ है, ठीक है। तो हमने यहां क्या देखा? अब देख, इसको हम ऐसे कर खोल के लिख दें, सा उ धा ई धन उ प धन आ धन स धन य धन अह धन है। अब हम यहाँ खोल के लिख देते हैं, तो हमें यहाँ एक इक तो यहाँ पे भी है, दूसरा इक यहाँ पर भी है, और तीसरा इक यहाँ पर है, ठीक। 3 इक हमने जाने। अब ठीक है, तो किस इक के स्थान पर करें? तो कहते हैं कि आपने पूरा अर्थ कहाँ पढ़ा?
अब अच के परे रहते भी तो है, अच्छा ठीक है, अच के परे रहते भी तो ठीक है, इस ऊ के परे ये ई पर में है ना। इस अगर इसको इक मानेंगे तो क्या है, ई पर में है ना, है कि नहीं। इसको इक मानेंगे, देखिए कलर से करते हैं। अगर हम इसको इक मानते हैं तो ये पर में है, उधन ई है ना, पर में है कि नहीं है, ठीक। दूसरा, अगर इसको ई मानते हैं दूसरे नंबर को, तो पर में क्या है, ऊ है, ठीक। अगर हम इसको मानते हैं इक, तो पर में ये आ है कि नहीं। कितना पर में, कैसा पर में, ये तो स्पष्ट नहीं किया है ना इको यण सूत्र ने, इतना ही कह दिया इक के स्थान पर यण आदेश होता है अच के परे रहते, अच पर में होना चाहिए, तो अच पर में है। ऊ को इक मानेंगे तो ई अच पर में है, ई को इक मानेंगे तो ऊ अच पर में है, और ऊ को इक मानेंगे तो आगे। ये तीन कंडीशन मैंने यहां स्पष्ट लिख दिया है। यानी कि सूत्र है एक और प्रवृत्ति स्थल हो गए तीन। क्या सूत्र हो गया एक, प्रवृत्ति स्थल तीन हो गया। अनियम हुआ, अनियम का तात्पर्य है कि हम संदेह में, शंका में हैं, है ना। सूत्र का, सूत्र जो कहना चाहता है, सूत्र का जो मर्म है वो हमें स्पष्ट नहीं हुआ, तो सूत्र के जो मर्म है उसको स्पष्ट करने के जो सूत्र आते हैं उसे बोलते हैं परिभाषा सूत्र। क्या बोलते हैं, परिभाषा सूत्र। जब भी अनियम होगा तो नियम करने के लिए अनियमे सति नियमकारिणी परिभाषा, ये हमने पहले पढ़ा। अनियमे सति नियमकारिणी परिभाषा, अनियमे सति नियमकारिणी परिभाषा। अनियम होने पर नियम विधान करने वाला जो है वह परिभाषा है ना। अनियमे सति नियमकारिणी परिभाषा। अब देखिए यहां अनियम हुआ, तो अनियम होने पर नियम विधान के लिए परिभाषा, परिभाषा उपस्थित होगी। तो परिभाषा सूत्र क्या है, मैंने कल भी जब प्रथम द्वितीय कक्षा में आपको स्पष्ट किया था कि विधि सूत्र के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए परिभाषा सूत्र उपस्थित होता है, ठीक है। और विधि सूत्र और परिभाषा सूत्र की एक वाक्यता भी की जा सकती है। इको यणचि सूत्र में जो भी इसके अर्थ को स्पष्ट करेगा वह परिभाषा सूत्र यहां सूत्र के अर्थ में मिला सकते हैं। तो यहां पे अनियम होने पर नियमकारिणी सूत्र स्पष्ट होता है, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, है ना। यह सूत्र यहां नियम विधान करता है, और नियम विधान कर कर इन तीन में से किस इक के स्थान पर होगा यह बताता है, ठीक है ना, परिभाषा सूत्र। तो हम उस पढ़ेंगे तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, इसके द्वारा यहां आगे समाधान होगा, ठीक है ना। और हम इको यणचि विधि सूत्र और तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्व सूत्र परिभाषा सूत्र, इन दोनों को मिलाकर हम एक अर्थ भी, एक वाक्य भी बना सकते हैं, ठीक है। जब हम ये शुद्धोपास्य पढ़ लेंगे पूरा फिर हम बताएंगे, ठीक है ना। पहले अभी हमारे सामने बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो शुद्धोपास्य को व्यवस्थित रूप से सिद्ध करना, है ना, और सिद्ध करके उसको अपने बुद्धि में बिठाना कि हम बिना पुस्तक देख के भी शुद्धोपास्य में कौन कौन से सूत्र लगे, कब कब लगे, किस किस स्थिति में लगे, क्या क्या विधि हुआ, क्या क्या नियम हुआ, सब विषय हमको जाने। इसलिए हम अभी यही इतना ही रहते हैं इसके आगे, ठीक है। अब आगे जो सूत्र उपस्थित हो रहा है वह क्या हो रहा है, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। देखिए तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये हमारे पास, यह हमारे पास है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्व। इसका पीडीएफ में भेज नहीं पाया था, समय कम था, कल जरूर भेज दूंगा ना। तो इसे परिभाषा, समय क्या हो गया 52, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाते हैं, थोड़ा सा बस। इसे बोलेंगे परिभाषा सूत्र। क्या बोलेंगे, परिभाषा सूत्रम, परिभाषा
सूत्रम, है ना। अब इसमें देखिए तस्मिन, इसका पदच्छेद देखिए, तस्मिन सप्तमी व्यक्ति एक वचन, इति इति अव्ययम, है ना, और निर्दिष्टे इति सप्तम्यंतम, और पूर्वस्य इति षष्ठ्यंतम। ठीक है ना। अब इसका अर्थ आप, ठीक है ना, इसका अर्थ आप बड़ा अच्छे से इसको देखिएगा। मैं इसका अर्थ लिख देता हूँ, ठीक है। अर्थ मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्षमा करें, अर्थ मैं यहाँ लिख देता हूँ, पदच्छेद इधर लिख देता हूँ। तस्मिन सप्तमी एक वचनांतम इति अव्ययम। अव्ययम हमने पहले पढ़ा था कि इसका कोई विभक्ति में परिवर्तन न होता वो अव्यय है। और तस्मिन् नीति निर्दिष्टे सप्तमी विभक्ति एक वचन, और पूर्वस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचन। इसका हिंदी में मैं अर्थ लिख रहा हूँ, आज समय कम है, इस सूत्र का अर्थ स्पष्ट करने के लिए आज समय कम है। कल बहुत सारे स्पष्ट सूत्र हम पढ़ सकते हैं, है ना। अर्थ थोड़ा ध्यान दीजिए। सप्तमी विभक्ति के सामान्य तौर पर जो व्यवहार में प्रयोग किया था, जो अर्थ है सप्तमी विभक्ति के निर्देश में किया जाने वाला कार्य वर्णों से अव्यवहित पूर्व के स्थान पर होता है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक अनियम न होकर दो अनियम होता है, ठीक है ना। और दोनों अनियमों को स्पष्ट यही सूत्र करता है, ठीक है ना। इसका अर्थ उच्चारण करिए। सप्तमी विभक्ति के निर्देश में किया जाने वाला कार्य वर्णों से अव्यवहित पूर्व के स्थान पर होता है, इसको, ठीक है ना। तो आज अभी इतने ही करते हैं, फिर कल इसको बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया जाएगा, है ना। कुछ आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, उस चर्चा का मैं अभी बैठ के चर्चा करते हैं। तो कुछ प्रश्नों के उत्तर थे, कुछ प्रश्नों के, बाकी तो बहुत सरल हैं, है ना। तो उसमें जो प्रश्न है, जो प्रायः कई लोगों ने, जिनके उत्तर में जो समस्याएं थी, ब और ग की सवर्ण संज्ञा क्यों नहीं होती, ये प्रश्न था। ब और ग की सवर्ण संज्ञा क्यों नहीं होती। तो उसमें आप सबने, बहुतों ने ऐसा उत्तर लिखा कि इनका उच्चारण स्थान और प्रयत्न दोनों भेद है ना। क्या लिखा? ब और ग का उच्चारण स्थान और प्रयत्न दोनों भेद है। तो मैं एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, फिर उसके बाद फिर हम इसको करते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग बंद हो गई है, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सबको पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, है ना, ठीक है। अब आप लोग चाहें तो अनम्यूट करके भी कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जो ब और ग का है, ब और ग का सवर्ण संज्ञा क्यों नहीं हुई? देखिए, ब और ग का तो उच्चारण स्थान तो भेद है कि ब का कंठ स्थान है, ब का ओष्ठ स्थान है, ग का कंठ स्थान है, लेकिन प्रयत्न तो आभ्यंतर प्रयत्न तो एक ही है। क्या? स्पृष्ट। इसलिए ये कहना कि उच्चारण स्थान और प्रयत्न दोनों भेद है, ये नहीं, दोनों एक भेद है, उच्चारण स्थान भेद है। जबकि सवर्ण संज्ञा के लिए दोनों समान होना चाहिए, उच्चारण स्थान भी समान होना चाहिए और आभ्यंतर प्रयत्न भी समान होना चाहिए। इसी प्रकार री और ली में भी जब आगे प्रश्न किया गया था, उसी प्रश्न में भी सभी ने ऐसे ही उत्तर लिखा है, वहां भी यही लिखना है।
आभ्यंतर प्रत्यय री और री का एक ही है, उच्चारण स्थान अंतर, री का गुर्दा है और री का दंत है। मैंने कई लोगों की कॉपी चेक नहीं कर पाया हूँ सही ढंग से आज देख के, लेकिन बाकी सब कुछ सभी ने सही लिखा है। और सबसे विशिष्ट लिखा है जिन्होंने एआई से लिखा है कि अब मतलब ऐसे लिखा है कि अब जैसे क्या था वो, विसर्ग क्या होता है। अब विसर्ग को अब विसर्ग जब एआई से पूछेंगे तो बहुत कुछ लिख देगा। विसर्ग के अन्य अन्य अर्थ आप भी समझ दें, वही अर्थ लिखा हुआ है। विसर्ग शब्द का लोक में और भी व्यवहार में क्या प्रयोग करते हैं, है ना। और शब्द शास्त्र को छोड़कर और सब विसर्ग का बहुत है ना, यानी कि सही अर्थ नहीं होता है, ठीक है। तो वो आपको देखना पड़ेगा। और उसके बाद बाकी तो आपने सब कुछ प्रश्न ऐसे मैंने लिखे थे, कुछ प्रश्न ऐसे जैसे मंगल पद्य का समास। अब मंगल पद्य का समास ये कि मंगलाचरण में जो पद्य हैं उनमें समास, जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी और पाणिनीय प्रवेशाय में समास दिखाना था। लेकिन एआई के माध्यम से जिन्होंने किया है हुआ ये कि मंगल पद्य इस शब्द का समास करके दिखा दिया, यानी कि मंगल के लिए मंगल का पद्य, इस तरह समास लिखा है। तो कई ऐसे भी छोटे मोटे प्रश्न हैं, बाकी बहुत सरल थे, सबने बहुत अच्छे उत्तर दिए हैं। अब किसी को जिज्ञासा है तो मुझे आप कहें।